वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। आज हम पढ़ेंगे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968, एसेंशियल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, जो एजुकेशन है वो एक एसेंशियल डेवलपमेंट है कंट्री का। अगर किसी कंट्री में जो है एजुकेशन ही नहीं है, वहाँ के लोग जो है इलिटरेट है, तो वहाँ का डेवलपमेंट ना के बराबर है। सबसे पहले बढ़ता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री जो हमारी कमेटी होती है इसको अपॉइंट करती है 1967 में, और फिर 1968 में ये हमारी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आती है। अब इसमें क्या क्या मुद्दे उठते हैं और किन किन बातों पे ध्यान दिया जाता है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आता है हमारा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, क्लॉज 45 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 6 to 14 ईयर्स। तो ये बात करता है कि एज 6 से लेकर 14 ईयर्स तक जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। ठीक है, उनको जो है कॉपी करें, एडमिशन की सभी जो फीस होगी वो गवर्नमेंट की होगी। बस उन्हें अपना बच्चा जो है स्कूल में भेजना है, और सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनकी पढ़ाई की, उनके जितना भी खर्चा आएगा एजुकेशन को लेकर वो गवर्नमेंट देगी। सेकेंड आता है कि स्टैंडर्ड ऑफ अ टीचर, स्केल ऑफ अ पे एंड इम्प्रूव टीचिंग मेथड्स। इसमें जो बात की गई है कि जो टीचर हैं उनके टीचिंग मेथड्स को वो इम्प्रूव करेंगी। एक जो कहते हैं ना कि प्ले वे मेथड से वो बच्चों को पढ़ाएंगी। ठीक है, और उनका पे और स्केल जो मतलब जो उनकी सैलरी है वो भी बढ़ेगी, और उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा पढ़ाई में। ठीक है, थर्ड हमारा आता है कि डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, कि हर एक लैंग्वेज को जो है एजुकेशन में लाया जाएगा और डेवलपमेंट होगा। रीजनल लैंग्वेज शुड डेवलप। ठीक है, कहीं पे भी अगर कोई बच्चा रहता है, फॉर एग्जांपल अगर वो बच्चा जो है असम का है, तो वहीं की लैंग्वेज जो है स्कूल में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, आगे आता है 3 लैंग्वेज फार्मूला भी, इसमें जो कोठारी कमीशन से आया था उसको भी इसमें फॉलो किया गया। ठीक है, उसमें भी इसको लिया गया। अप्रोप्रिएट मेजर फॉर टीचिंग संस्कृत। अब जो संस्कृत है वो बच्चों का टफ लग रही है, तो उसके लिए अप्रोप्रिएट मेजर होंगे, टीचिंग मेथड्स होंगे जिससे बच्चों को संस्कृत पढ़ने में ईजी हो। दूसरा आता है कि इंग्लिश एंड हिंदी यूज्ड इन ऑल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अब इंग्लिश और हिंदी को जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। फॉर जैसे हम कहते हैं देखिए, जो इंग्लिश है वो हमारी एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। ठीक है, हम किसी से भी बात कर सकते हैं। अगर पूरा जो इंडिया है उसमें भी अगर किसी को जो है कोंकणी नहीं आती, किसी को गुजराती नहीं आती, तो सिर्फ एक इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसे जो है मीडियम है जिससे हम दूसरे जो स्टेट के लोग हैं उनसे बात कर सकते हैं। फिर हमारा आता है फोर्थ। फोर्थ कहता है कि इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। अब ये जो एजुकेशन की बात हो ही रही है तो इसमें जो है सभी को ही इक्वलिटी मिलनी चाहिए, सभी को बराबर का हक होना चाहिए। इसमें आता है कि एवरी सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी शुड बी बेनिफिटेड स्पेशल अरेंजमेंट फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, हैंडीकैप्ड एंड चिल्ड्रन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। अब 6 से लेकर 14 ईयर्स की तो आपने बात कर ली, लेकिन 6 से लेकर 14 ईयर्स के बीच में कई तरीके के बच्चे जो हैं आते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो बैकवर्ड क्लासेस से होते हैं, कुछ बच्चे जो है पुअर होते हैं, कुछ जो है हमारे शेड्यूल कास्ट से होते हैं। ठीक है, तो इन बच्चों को भी जो है पढ़ाई का पूरा पूरा अधिकार है। इनसे जो है बच्चों को मतलब पढ़ाई से इन बच्चों को जो है वंचित नहीं रखा जाएगा। अगर कोई बच्चा जो है हैंडीकैप्ड है तो ऐसा नहीं कि उसको तुम शिक्षा जो है नहीं दोगे, उसको भी पूरा अधिकार है कि वो शिक्षा ले और स्कूल में जाए और पढ़े और एक अच्छा नागरिक जो है इस देश का बने और आगे चलकर देश के लिए कुछ काम करे। आगे आता है फिफ्थ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। हमें जो है जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है उनको भी पहचानना है। स्पेशल टेस्ट शुड बी मेड फॉर अर्ली चाइल्डहुड। उनके अर्ली चाइल्डहुड में ही जब बच्चा जो है पढ़ना स्टार्ट किया है ना, तभी जब मतलब उसने पढ़ना स्टार्ट ही किया है जब ही से ही जो है उसके लिए कुछ टेस्ट, ठीक है, उसके लिए कुछ बुक्स ऐसे ही रखें जिससे हम पता लगा सकें कि ये बच्चा जो है गिफ्टेड है या नहीं है। फिर आती है बात साइंस एंड एजुकेशनल एंड रिसर्च। इससे पहले जो है साइंस और रिसर्च पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, इसके बाद ही दिया गया। साइंस और जो साइंस है और रिसर्च को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया, जिसमें साइंस एंड मैथ शुड मेड कंपलसरी अप टू क्लास 10th तक जो है आपको साइंस और मैथ दोनों ही पढ़ाई जाएगी। ठीक है, और जो आज भी पढ़ाई जाती है साइंस और 10th जो है वो कंपलसरी होती है स्कूल्स में, और उसके बाद जाके आप कोई भी 11th और 12th में कोई भी स्ट्रीम जो है आप ले सकते हो। आगे आता है सेवन्थ, एजुकेशनल इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़। ठीक है, अब एग्रीकल्चर में भी और इंडस्ट्री में भी एजुकेशन मिलेगी।
वन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ शुड बी इस्टेब्लिश इन ईच स्टेट ऑफ द कंट्री। हर एक राज्य में एक एग्रीकल्चरल जो हमारा यूनिवर्सिटी है वो खुलेगी। ईच प्रायोरिटीज़ टू दीज आइटम्स। ओके, तो एग्रीकल्चर को भी और जो हमारी ये इंडस्ट्रीज़ हैं इनको भी सेम वैल्यू मिलेगी जैसे बाकी हमारी एजुकेशन जो टॉपिक्स होते हैं उनको मिलती है। फिर आता है हमारा 8th, रिफॉर्म इन द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन जो होते हैं उसमें रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें रिलायबिलिटी ये चाहते थे, वैलिडिटी ये चाहते थे और पीरियोडिकल इवोल्यूशन चाहते थे कि जो हमारी जो सरकार है, जो ये NEP है, ये इसको और लाए। ठीक है, जैसे कि एग्जामिनेशन कैसे होने चाहिए कि सभी बच्चों के लिए जो है सभी बच्चों के ध्यान में रखे हो, कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा टॉपर है तो तुम ऐसा बिल्कुल उसका अच्छा खासा जो है हाई लेवल का पेपर बना दो। उसमें जो बच्चे छोटे हैं, मतलब छोटे क्या, एक तरीके से ये कि उनके उनका कोई बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, उसका IQ बहुत ज़्यादा है, दूसरे बच्चे का IQ थोड़ा कम है, तो ऐसा नहीं है कि तुम ज़्यादा IQ वाले बच्चे के हिसाब से पेपर बनाओ। मीडियम स्केल होना चाहिए, ना ज़्यादा टफ होना चाहिए पेपर, ना ज़्यादा इजी होना चाहिए, मीडियम उसमें होना चाहिए और उस पेपर में जो है वैलिडिटी भी होनी चाहिए। फिर बात आती है कि रिफॉर्म इन दी सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन में रिफॉर्म लाना था। फैसिलिटीज़ टू ऑल कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन। हर एक कैटेगरी के बच्चे को जो है फैसिलिटीज़ देनी थी, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो रिच हो, चाहे वो बॉय हो या चाहे वो गर्ल हो। फिर बात आती है कि एजुकेशन एट यूनिवर्सिटी स्टेज। तो यूनिवर्सिटी स्टेज पर कैसे एजुकेशन दी जाएगी। एडमिशन टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू दी अवेलेबल लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी एंड रिसर्च फैसिलिटीज़। जैसे कि यूनिवर्सिटी में लेबोरेटरी होगी, लाइब्रेरी होगी या कोई भी रिसर्च फैसिलिटीज़ होगी, जो चीज़ जो मटेरियल जो चीज़ जो यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल होगा उसी तरीके की जो है यूनिवर्सिटीज़ से आपको क्या कहते हैं नॉलेज मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी। ऐसा नहीं है कि स्कूल में लेबोरेटरी नहीं है या प्रॉपर जो है डॉक्टर्स बनने के लिए सामान नहीं है और वहाँ पे जो है आप MBBS करा रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। तो यही जो कुछ हमारे पॉइंट्स थे इसके अंदर आते हैं 1968 में। आगे पढ़ते हैं। सॉरी, 11th कहता है कि पार्ट टाइम एजुकेशन एंड कॉरेस्पॉन्डेंस करिकुलम एट यूनिवर्सिटी स्टेज। अब ऐसा होता है कि कोई इंसान जो है रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ नहीं जा सकता, ठीक है, नहीं कर सकता वो रेगुलर कोर्स, ठीक है, 12th के बाद। तो उसके लिए IGNOU और DUSOL ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कॉरेस्पॉन्डेंस कराती है कि आप जो है कहीं पर भी बैठकर जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है, बस आपको जो एग्ज़ाम है वो देने जाना होगा। फिर 12th कहता है कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स, अटेंशन ऑन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, सिर्फ थ्योरी पे ही ध्यान नहीं देना, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन भी देनी है। भाई हमने थ्योरी की बात कर ली, प्रैक्टिकल की बात कर ली, पर अब ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, साथ में बच्चे का जो है एक ग्रोथ भी होनी चाहिए, ठीक है, एक फिजिकल ग्रोथ भी होनी चाहिए। इसके लिए भी स्पोर्ट्स एंड गेम्स का भी इसमें जो है एक पॉइंट रखा गया है। फिर आता है हमारा 13 जो कि कहता है एक्सपेंशन ऑफ लिटरेसी एंड अडल्ट एजुकेशन। हमें लिटरेसी को बढ़ाना है और अडल्ट एजुकेशन को भी बढ़ाना है। 14 आता है हमारा एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़। यहाँ पे हमने जो है सभी बैकवर्ड क्लासेस, पुअर, गर्ल्स, बॉयज़ सभी की बात कर ली, तो यहाँ पे अब एक ये भी पॉइंट आता है कि माइनॉरिटीज़ को भी एजुकेशन देनी है, ठीक है, उनकी लैंग्वेज, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर। 15 कहता है चेंज इन द एजुकेशनल स्ट्रक्चर, 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन शुड अडॉप्टेड थ्रू आउट द कंट्री। अब इसके बाद क्या हुआ, एक जो है एजुकेशनल स्ट्रक्चर आता है जो कि है 10+2+3 का, ठीक है, कि 10th तक आपकी सेकेंडरी एजुकेशन हो गई, ठीक है, उसके बाद जो है सीनियर सेकेंडरी हो गई 2, ठीक है, 11th-12th आपने कर ली, 10th तक पढ़े, फिर 11th-12th हो गई और उसके बाद आपकी 3 साल की जो है ग्रेजुएशन हो गई। तो ये जो एक स्ट्रक्चर है, एजुकेशनल स्ट्रक्चर है, इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है। तो यही जो है हमारा 1968 जो हमारा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 है वो यही कहता है और इसके अंदर यही सब पॉइंट्स हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।